हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटी की अपनी पार्ट ए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पार्ट ए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम पहुँच चुके हैं यूनिट नंबर 5 पर। ओके, तो आज हम यूनिट नंबर 5 के दो सेशंस यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पहला सेशन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो कि हमारा सेकंड सेशन है वो है अवर रोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अब हमारी ये जो बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम अपनी पार्ट बी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जो पार्ट बी में जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए में हमारे टोटल 5 यूनिट्स थी और पार्ट बी में हमारी टोटल होगी 4 यूनिट्स। ओके, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एमसीक्यूज रखेंगे। देन एमसीक्यूज कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी को। जैसे कि आपने इस वीडियो को, सारे वीडियो को जितने भी इस चैप्टर के हुए आपको बहुत सारे अच्छे लगे हैं, बहुत सारे आपने लाइक्स दिए हैं, उसी के साथ आप पार्ट बी को भी बहुत सारा अप्रिशिएट करिएगा, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। ओके, चलिए, आज जो हमारा ग्रीन स्किल्स है वो क्या होता है, यहाँ पर हम आपको वो समझाने वाले हैं कि ग्रीन स्किल्स होता क्या है। ओके, over the years, the economic development, there has been an increase in environmental pollution. For example, with the introduction of high input agriculture, we can grow more foods by using fertilizers, pesticides and hybrid crops. बच्चों तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमिक में या इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जंगलों को काट कर रोड बनाया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। जैसा कि क्या होता है कि पेड़ को काट दिया, रोड बना दी गई उस एरिया से, तो होता है क्या है बच्चों, वहाँ पर जो पेड़ उगे हैं उनसे क्या होता है, रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं ना। जो ग्रीन्स जो पेड़ होती है, ग्रीनरी, वो क्या करती है, बादलों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, और वहाँ क्या होती है, बारिश होती है। तो आपने आजकल देखा होगा कि बारिश कई एरियो में बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और क्या होने लगा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आने लग गए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। तो बच्चों, ये सब किसके इम्पैक्ट है, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के इम्पैक्ट है जो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है कि बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर्स में, कृषि में हाई इनपुट्स के लिए, मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, कि गेहूं की उत्पत्ति ज़्यादा हो या गेहूं ज़्यादा उगे, चावल ज़्यादा उगे, मतलब उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आजकल कई तरह के फर्टिलाइज़र्स यूज़ होने लगे हैं, है ना। क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड, ये क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके उत्पादन की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बट इट हैज़ लेड टू सॉइल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बट इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा केमिकल्स आप सॉइल में यूज़ करोगे, उसकी उत्पादक क्षमता उतनी ज़्यादा कम होने लगती है ना। सॉइल में आप जितना ज़्यादा केमिकल डालोगे, वो उतनी ज़्यादा क्या होने लगती है बच्चों, उसकी जो उत्पादन की क्षमता है धीरे धीरे घटती जाती है, और इन्वायरमेंट में क्या बढ़ने लगता है, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। वी नीड टू प्लान द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर so that we and our future generation can enjoy the good environment। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सजेशन दिया गया है, इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, है ना। ग्रीन कृषि किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें आपको, मतलब आपके केमिकल्स का यूज़ ना हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल कृषि, है ना। कई तरह के आजकल नई नई चीज़ें आने लगी हैं जिसमें केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ना, गो ग्रीन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहा गया है कि कम से कम केमिकल चीज़ों का यूज़ करें, ताकि क्या हो, वो सस्टेनेबल मैनर में ग्रो करें। जिससे क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर है, जनरेशन है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, है ना। कि क्या होगा बच्चों, अभी हम अपना पूरा इन्वायरमेंट पूरा केमिकल से पूरा पॉल्यूटेट कर देंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उन पे बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा चीज़ों का, है ना। क्योंकि उन्हें जो भी चीज़ हमें छोड़ के जाएंगे, सारी केमिकल युक्त होंगी, सबसे ज़्यादा केमिकल उन्हीं चीज़ों में होगा, तो वो चीज़ें उनके हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट
डालेगी। इसलिए हमेशा हमें ग्रीन स्किल्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं सेशन नंबर 1 पर, जो कि है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आर वी प्लांटिंग मोर ट्रीज और आर वी ओनली डिस्ट्रॉइंग देम फॉर आवर यूसेज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा रहे हो या आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नष्ट कर रहे हो। ठीक है, आर वी सेविंग द वाटर रिसोर्सेज और जस्ट पॉल्यूटिंग देम विथ गार्बेज। क्या आप वाटर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो या वाटर रिसोर्सेज को सेव कर रहे हो, है ना, या फिर सिर्फ उनमें अपना कचरा डाल रहे हो, है ना। होता क्या है बच्चों, आजकल जो हमारे समुद्र है, हमारा सी एरिया है, उसमें क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्टेज जा रहा है ना। प्लास्टिक वेस्टेज सबसे ज़्यादा जाएगा तो उसके अंदर जो मरीन लाइफ रहती है उनकी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है। अब ये सारा प्लास्टिक आप छोड़ देते हो कहीं पर भी, है ना, ये जाता कहाँ है, नदियों से कहाँ पहुँचता है, ये समुद्रों में पहुँचता है। और ये प्लास्टिक जाकर फंस जाता है कहीं कछुओं के गले में, कहीं बड़ी बड़ी मछलियों के गले में, तो ये उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर हो गया है। आपने कई तरह की ऐसी फोटोज़ देखी होगी जिसको देखकर आपको भी बुरा लगता है कि लोग इस तरह से इतना गार्बेज आजकल फैलाने लगे, इतना ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक यूज़ होने लगा है ना। आर वी यूजिंग क्लीन एनर्जी और आर वी बर्निंग वुड्स एंड पेट्रोल एंड एडिंग टू पॉल्यूशन। क्या हम अपनी एनर्जी को क्लीन कर पा रहे हैं, क्या हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर पा रहे हैं, या उनको और लकड़ियों को जलाकर, पेट्रोल को जलाकर और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं, है ना। आर वी गिविंग बैक टू नेचर सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में थ्राइव, or are we simply using the air, water, soil available without leaving anything for the future generation to come। तो बच्चों यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर अभी आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके सारी चीज़ों को पॉल्यूटेट कर दोगे तो क्या आने वाली जनरेशन्स को कुछ मिलेगा, है ना। अभी से आप सारी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूटेट कर दोगे, सॉइल्स को पूरा केमिकल, इतना ज़्यादा केमिकल उनमें डाल दोगे, तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। If the answer to all these questions is yes, then we are only thinking about our immediate development and not the long term development। अगर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर अगर यस है तो हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हम अभी डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि कई जगह अभी भी हज़ारों पेड़ों को काट कर रोड बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इमीडिएट डेवलपमेंट हो गया, है ना। तो लॉन्ग टर्म हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे, ताकि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाए। अगर ये सारी चीज़ों का यूज़ हम अभी कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें क्या मिलेगा, पेट्रोल, कोल, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है, रिन्यूएबल है ना। अगर इन सारी चीज़ों का यूज़ आप अभी कर लोगे तो ये क्या आने वाली फ्यूचर में कुछ बचेगा क्या, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी कि किन चीज़ों का किन तरीके से यूज़ करना है और कौन सी चीज़ें हमारे नेचर के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ों से पॉल्यूशन कम होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना, कुछ स्थायी विकास जिनका विकास कंटिन्यू चलना चाहिए, जो हमारी प्रकृति के साथ साथ या हमारे नेचर्स के साथ साथ ह्यूमंस को भी अच्छा सा इम्पैक्ट डाले, है ना। साथ साथ क्या होगा बच्चों कि नेचर भी ग्रो करे, नेचर का भी पॉल्यूशन कम हो और ह्यूमंस का भी विकास हो या ह्यूमंस का भी डेवलपमेंट हो, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, यहाँ क्या लिखा है, नीड्स द प्रेजेंट, है ना, नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर की जनरेशन, मतलब हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, है ना। गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर एंड
इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेल बींग्स। मतलब ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि चीज़ें ऐसी हो कि नेचर भी बैलेंस रहे और ह्यूमंस की लाइफ भी बैलेंस रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। कि ये गोल्स होते हैं टोटल 17, है ना। इससे क्या होता है, ह्यूमंस की लाइफ भी बैलेंस रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बैलेंस रहे, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमंस की लाइफ, सोशल वेलबींग्स, ये एक तरफ हो गया, है ना। इको पॉल्यूशन, हमारी प्रकृति, है ना, और इन्वायरमेंट, ये एक तरह से बैलेंस हो, इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब यहाँ पे मनुष्यों का भी विकास हो और साथ ही साथ हमारे नेचर या हमारी प्राकृतिक चीज़ों का भी विकास हो, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब साथ साथ विकास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, देखिए। Sustainable development is defined as development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब आज की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, मतलब हमारी जो आज की ज़रूरत है उनको भी हम अच्छे से पूरा कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, है ना, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के उन्हें भी वो सारी चीज़ें मिले जो आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1987, तो एक कमेटी बनी थी यूनाइटेड नेशन में जिसका नाम है WCED, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स फॉर फार्मिंग। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हुआ, एग्रीकल्चर को लिया उन्होंने, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज़ किया जाए, किसमें, हमारी फार्मिंग में, है ना, दैट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और लाइव स्टॉक्स विदाउट डैमेज टू ह्यूमंस और नेचुरल सिस्टम्स। मतलब जो हमारी फार्मिंग है उसमें उन चीज़ों का यूज़ किया जाए जिससे ना तो मतलब हमारी सॉइल डैमेज हो और ना ह्यूमंस को डैमेज हो, है ना। मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाए एग्रीकल्चर में जो दोनों के लिए लाभदायक हो, है ना, जिससे मनुष्य को भी नुकसान ना हो और हमारे नेचुरल सिस्टम्स को भी नुकसान ना हो। इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाए। जैसे कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को, है ना, जिसमें कम से कम मात्रा में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है। अब कम से कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी मिट्टी है उसकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा किसको होगा, ह्यूमंस की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। आप जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करोगे उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा बच्चों, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमंस पे और साथ ही साथ नेचुरल सिस्टम पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, it also involves preventing the use of chemical so as to avoid adverse effect to soils, water and biodiversity। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप कम से कम केमिकल्स का यूज़ करोगे या इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, तो बच्चों जितना कम केमिकल्स का यूज़ होगा उसके अच्छे इफेक्ट दिखेंगे आपको सॉइल्स पे, वाटर्स पे एंड बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताते हैं कि देखिए जैसे कि ये खेती है ना, यहाँ पर खेती उगी है और यहाँ पे आपने बहुत सारा केमिकल डाला है, फर्टिलाइजर्स, है ना, कई तरह के पेस्टिसाइड्स यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बारिश हुई, यहाँ का सारा केमिकल बह के कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, है ना। अब नदियों में जो भी जितने भी तरह के जीव जंतु रहेंगे, मछलियाँ या जितने भी तरह के मरीन एनिमल उस नदी में हैं, वो क्या करेंगे, इन केमिकल्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन केमिकल्स को कंज्यूम किया। अब ये जो केमिकल कंज्यूम किए ये तो इनके लिए नुकसानदायक है ना। इन केमिकल्स के यूज़ से ये जो एनिमल्स है ये मर जाएंगे। अब मरने के बाद ये कहेंगे नदी के किनारे पर आ गए, नदी के किनारे पे इनको किसी पशुओं ने खाया या जानवर ने खाया या पक्षियों ने खाया। अब ये केमिकल कहाँ पहुँच गया, इनके शरीर में पहुँच गया। अब इनके खाने से
इन मतलब जो मछलियों को खाने, मछलियों के अंदर तो केमिकल था, अब मछलियों को किसने खाया, कबूतरों ने, कौवों ने, पक्षी ने या दूसरे जानवरों ने इनको खाया, तो इनसे क्या होगा, इनकी भी डेथ होगी। तो ये क्या हो गया बच्चों, पूरा हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा इससे। इसीलिए लोग आजकल जो बढ़ावा दे रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं ऑर्गेनिक कृषि को, जिसमें क्या होता है कम से कम केमिकल्स का यूज़ होता है और इसमें हमारी इन्वायरमेंट भी डैमेज नहीं होता और ह्यूमंस की हेल्थ में भी सुधार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 3 मेजर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर, मतलब 3 प्रॉब्लम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड की गई है। पहला है फूड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टिलाइज लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, मतलब जो अमाउंट है ना, फर्टिलाइज को ग्रो करने मतलब लैंड को ग्रो करने के लिए, मतलब लैंड पर जो हमारी फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र, है ना, सच एज वीट, राइस एक्सेट्रा, मतलब इनकी उत्पादन में बढ़ावा करने के लिए लोग किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं अपनी फसलों को तेज़ी से उगाने के लिए। ठीक है, एक्सेट्रा। It becoming less as we are using up more and more land for other purpose। तो क्या होगा बच्चों, आप अदर पर्पस के लिए उस लैंड पे कई और सारे मतलब आपने उस लैंड पे और दूसरी क्रॉप्स लगाई और वहाँ पर भी आपने फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, तो क्या होगा बच्चों, इसमें सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, है ना, और क्या होगा, भूमि बंजर होने लगेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी फूड की जो हमारी जो भोजन की उत्पादन क्षमता है उसमें भी कमी आने लगेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो गेटिंग डिप्लीटेड एंड लॉट्स ऑफ केमिकल आर स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे से डिप्लीट होते जाएंगे, मतलब जो सॉइल की जो अपनी खूबी है, जो उसके अपने मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे, और उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल अब उसमें मिलने लगेगा। होगा क्या बच्चों, सॉइल के जो खुद के मिनरल्स हैं अब उनकी जगह क्या होने, वहाँ पर क्या मिलने लगेंगे, केमिकल्स मिलने लगे, है ना, और क्या लगेंगे, उससे मिट्टी की जो खुद की उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। किन की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। अब केमिकल फर्टिलाइज की वजह से मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो तो कम हो गई, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, फूड पर पड़ेगा। इससे क्या होगा, क्रॉप्स की ग्रो कम हो जाएगी। जो वीट और राइस हम बल्क मात्रा में या बल्क अमाउंट में उगाते हैं, अब उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो पहला इम्पैक्ट किस पे पड़ा, फूड पर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकेंड इज वाटर। We use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning, but dump garbage into them। हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर का यूज़ कहाँ से करते हैं, हम रिवर से, नदियों से, तालाबों से हम पीने का पानी यूज़ करते हैं ना, पीने के लिए, और क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं, हम वाटर यूज़ करते हैं। बट अब क्या हो गया, इन वाटर बॉडीज़ में अब सिर्फ क्या होने लगा है, डंप होने लगा है कचरा, है ना, गार्बेज डंप होने लगा है इन वाटर बॉडीज़ में, और क्या होने लगा है, अब ये वाटर बॉडीज़ पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। ठीक है, the rivers and ponds are getting polluted. This way after several years we will have no clean water for our use। तो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे वाटर बॉडीज़ में गार्बेज डंप ज़्यादा होने लगेगा वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड होने लगेगी। तो आने वाले सालों में हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी और यूज़ करने के लिए भी स्वच्छ पानी हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो दूसरा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वाटर पर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल। We are using a lot of wood from trees as fuel for कंस्ट्रक्शन, फॉर होम्स एंड फर्नीचर। हो अब क्या है बच्चों, दूसरा है फ्यूल, है ना, मतलब ऊर्जा के साधन। अब हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसका कर रहे हैं, लकड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, फ्यूल्स के लिए, है ना, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और घर के फर्नीचर के लिए हम इन लकड़ियों का यूज़ करने लगे हैं। तो ये लकड़ियाँ कहाँ से आ रही है, ये लकड़ियाँ आ रही है जंगलों से। अब जंगल ही काट दिए जाएंगे तो वर्षा कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अब हमें लकड़ियों का यूज़ हो रहा है, तो काटे जा रहे हैं लगातार जंगल। ठीक है, as more and more trees are being cut, it is affecting the climate of the places। तो क्या हो रहा है बच्चों, लकड़ियों के लिए
लकड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पर। ठीक है, तो बच्चों आजकल आपने देखा होगा कि गर्मियों में बारिश होती है, बारिश में गर्मियाँ होती है ना, सर्दियों में गर्मी पड़ने लगी है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, है ना, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी अब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। तो ये सब का इफ़ेक्ट क्या है बच्चों, ये सब क्लाइमेट का इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे हम पॉल्यूशन बढ़ाएंगे क्लाइमेट पे उसका असर बढ़ता जाएगा और उसके रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे ही, है ना। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट आर सीन इन मैनी प्लेसेस विच अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे हम क्लाइमेट पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं उसका असर मौसम पे पड़ रहा है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बुश फायर हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है। तो इन सब का असर किस पे पड़ता है, लोगों पर ही पड़ता है जो वहाँ पर रहते हैं। तो बच्चों ये सब हमारी ही गलती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूटेट कर रहे हैं कि उन सब का रिजल्ट हमें ही देखने को मिल रहा है। तो बच्चों देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, पहला है फूड, दूसरा है वाटर एंड तीसरा है फ्यूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर इज यूजिंग सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ अनलिमिटेड। तो बच्चों इन सब पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली वेज का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो पावर के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सन से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। इसका ये जो रिसोर्सेज है, जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, ये तो अनलिमिटेड है और ये सारी चीजें कभी खत्म होने वाली भी नहीं है ना। सॉरी। One major example of large-scale production of solar power is seen in चारंका गुजरात सोलर पार्क। मतलब इसका एक एग्जाम्पल लार्ज स्केल में सोलर पावर का प्रोडक्शन होता है गुजरात में, उसका ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस बैरन लैंड विथ अ वाइल्ड वेजिटेशन हैज़ अ मेगा सोलर पावर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सूरज की जो ऊर्जा आ रही है, सूरज से जो एनर्जी मिल रही है, उससे यहाँ पर पावर प्लांट वर्क कर रहा है। ठीक है, और उस पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 600 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, दिस हैज़ रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ नॉन रीन्यूएबल फॉसिल फ्यूल इन गुजरात। तो इससे क्या हुआ बच्चों, जो हम डिपेंडेंट थे हम किस पे, रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे, जैसे कि फ्यूल्स पे, वुड्स पे, तो इनसे क्या हुआ, इन सब की सोलर एनर्जी के यूज़ से इन सब की चीज़ों में कमी आने लगी है। ठीक है, हम इन चीज़ों का यूज़ अब कम करने लगे हैं, हम कोयले का यूज़ कम करने लगे हैं, हम लकड़ियों का यूज़ कम करने लगे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, हमें क्लीन एनर्जी मिल रही है ना। सोलर एनर्जी से बच्चों पॉल्यूशन भी नहीं होता है। The people of Charanka have benefited as they have a good source of income and this will also help future generation in next 40 to 50 years to come। तो बच्चों इससे क्या रहा है, चरंका में जो सोलर प्लांट लगा है वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिला है ना। सोलर प्लांट लगाया है गवर्नमेंट ने, तो वहाँ से जो वहाँ के लोकलाइट हैं उन लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे क्या हो रहा है, वो वहाँ पे उनकी गुड इनकम का सोर्स बन गया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी मिल रही है जो सोलर से, वो भी हमें क्लीन एनर्जी मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको भी हेल्प मिलेगी। आने वाले 50-60 सालों तक ये वर्क करने वाला है गुजरात का सोलर प्लांट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, यहाँ पर हम उनकी बातें करने वाले हैं। तो बच्चों जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ आ रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के ज़रूर बताएं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। तो क्या करना चाहिए बच्चों, जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो एक्सेसिव यूज़ है रिसोर्सेज का, उनको कमी करनी चाहिए। जैसा कि हम अगर लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के यूजेस में हमें कम करनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए, और जो हमारे पास ये सब
कोयला है, लकड़ी है, इन सब के यूजेस को कम करना चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्टेज मटेरियल, है ना, हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकल करिए, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको दोबारा रीयूज़ करते चाहिए। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर में भी काम आने वाली है, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, है ना, हमें किन रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, बायो रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल गैसेस, है ना, गोबर गैसेस का यूज़ करिए आप, सोलर एनर्जी का यूज़ करिए, तो ये सारे क्या है बच्चों, ये बायो रिसोर्सेज हैं, है ना, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ओके, इनको आप कभी भी रिन्यूएबल कर सकते हो, ओके। चलिए आगे चलते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए आपको। ग्रीन ग्रासी पेचेस एंड ट्रीज टू बी क्या लिखा है, इंटर स्प्रेड बिटवीन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स, मतलब जब भी आप बिल्डिंग्स बनाएं वहाँ पर क्या छोड़े, थोड़ी सी जगह छोड़े पेड़ बनाने के लिए, है ना, घास के पैचेस बनाने के लिए जगह छोड़े, है ना, पेड़ उगाने के लिए जगह छोड़े। इससे क्या होगा बच्चों, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, है ना। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड, है ना, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ करिए जो आप इजीली डिग्रेड हो सकते हैं अपने मटेरियल्स में, जैसे कि आप प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करें, है ना, पेपर बैग्स यूज़ करें, ठीक है। रिसोर्स को जो भी आप कभी मार्केट जा रहे हैं तो अपने साथ पॉलीथीन को अवॉइड करिए, है ना, पॉलीथीन या प्लास्टिक मटेरियल्स को अवॉइड करिए, है ना, वुड्स के मटेरियल को यूज़ करिए, मिट्टी के मटेरियल्स को यूज़ करिए जो इजीली डिग्रेडेबल रहते हैं हमारे नेचर में, है ना। जो बच्चों प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें क्या है, ये बहुत ही लंबे टाइम में ख़त्म होती है, ये जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं रहती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करना है जो इजीली हमारी जो मिट्टी है उसमें ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है SDGs, आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड, जो सस्टेनेबल गोल है उसका मेन लक्ष्य क्या है, पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, है ना, एंड मतलब गरीबी को ख़त्म करना, है ना, पृथ्वी को सेव करना, हमारी जो धरती है उसको प्रोटेक्ट करना, एंड इंश्योर ऑल पीपल इंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ध्यान रखें उन सारे मनुष्यों का जो आसानी से जी सके और शांति से अपना जीवन बिता सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल क्या क्या है। एंड ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म करना, प्रोटेक्ट द प्लैनेट मतलब धरती को सुरक्षित करना या धरती को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर दैट ऑल पीपल इंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब उन सारे मनुष्यों का ध्यान रखा जाए कि उनकी शांति और उनकी प्रॉस्पेरिटी में कोई भी दखल ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके थ्रू लॉन्च किए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015 फॉर्मिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किसके थ्रू लॉन्च किए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लॉन्च किए गए हैं न्यूयॉर्क की समिट में, कब सितंबर 2015 में, ठीक है। चलिए, इट हैज़ सेट टारगेट दैट द कंट्रीज हैव टू शुड वर्क टूवर्ड द अचीव बाय 2030, मतलब सारी कंट्रियों को टारगेट दिया गए हैं कि वो ये सारे गोल्स को 2030 तक अचीव कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से गोल, गरीबी को खत्म करना, धरती को बचाना और लोगों की शांति और समृद्धि पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
The 17 SDGs have been made with the aim to take care of important issues facing business, governments and society. मतलब जो 17 गोल्स है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशू है जो लोगों को फेस करना पड़ता है, वो है बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज. ठीक है. सम ऑफ दीज इश्यूज आर पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वेस्ट यूज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी. और उनके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, वो है गरीबी, है ना, जेंडर इक्वलिटी, लोगों की समानता, वाटर का यूज़, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी उसके इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. ओके. Countries are now making policies and regulation that will promote sustainable system needed in all economic sector to provide a secure, affordable and sustainable economy. तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, कंट्रीज क्या कर रही है, इसके लिए पॉलिसीज बना रही हैं, इसके लिए नियम बना रही हैं कि जिसके थ्रू वो सस्टेनेबल गोल्स को प्रमोट कर सके. कहाँ कहाँ पर प्रमोट कर सके, जहाँ पर उनकी आवश्यकता है, जैसे कि इकोनॉमिक सेक्टर टू प्रोवाइड अ सिक्योर, है ना, हमको क्या प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिक सेक्टर प्रोवाइड किए जाए जहाँ पर आपको अफोर्डेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी मिल सके. ठीक है. तो कौन कौन से इश्यूज है बच्चों, देखिए पहला तो है बिजनेस, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी. ठीक है. अब इनके अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं, वो है पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी. ये सारे इश्यूज हैं और इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई पॉलिसीज़ बनाती है, नए नए रेगुलेशन बनाती है ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके और उसको अचीव कर सके. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. देखिए बच्चों ये हैं टोटल 17 गोल्स ऑफ एसडीजीज के. कौन सा है पहला, नो पॉवर्टी. देखिए नो पॉवर्टी, है ना, ज़ीरो हंगर, है ना, गरीबी कम हो, कोई भूखा ना रहे, है ना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब लोगों की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation. Next is affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry and infrastructure, reduce inequalities, क्या है, sustainable cities and communities, respect and consumptions. Okay. Next is climate change, लाइफ ऑफ बिलो, मतलब जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको भी सुरक्षित करना है, जो धरती के ऊपर रहते हैं उनको भी सुरक्षित करना है ना. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब दुनिया में शांति का माहौल बना के रखना है ना. पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इस गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप आपस में पार्टनरशिप बना के रखना और एक दूसरे का सहयोग करना. तो बच्चों ये थे हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स, 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड. मतलब इन चीज़ों को अगर हम सक्सेस पा लिए तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं एक अच्छी दुनिया के रूप में. ठीक है. अब देखिए बच्चों आगे आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. मतलब इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम वो समझते हैं. देखिए, when plastic were banned by the municipal corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur Mr. Avath Hegde founded eco-friendly alternatives, है ना. तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब मैंगलोर में प्लास्टिक को बैन हुआ था तो वहाँ के एक इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम है अवध हेगड़े. तो उन्होंने क्या किया, एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव लॉन्च किया, है ना. ही मेड 100% बायोडिग्रेडेबल बैग. उन्होंने क्या किया, 100% बायोडिग्रेडेबल बैग को लॉन्च किया. ठीक है. जो क्या करते हैं, वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं गर्म पानी में और डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में. मतलब डिकम्पोज हो जाना मतलब कि पानी आया तो घुल गए, मिट्टी में ख़त्म हो गए, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया कि बायोडिग्रेडेबल बैग को लॉन्च कर दिया, है ना. जिससे क्या हुआ, दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड इन मैनी कंट्रीज एंड इज गोइंग टू हेल्प द इन्वायरमेंट. तो क्या हुआ, उनका ये इनिशिएटिव बहुत सारी कंट्री में यूज़ होने लगा और इससे क्या हुआ, इन्वायरमेंट को भी हेल्प मिली. ठीक है. इनका एक छोटा सा इनिशिएटिव जिन्होंने पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी. नेक्स्ट इज अनदर इनोवेटिव आइडिया वॉज टू स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक स्पून्स. तो बच्चों आपने देखा होगा
कि पार्टियों में या शादियों में आजकल प्लास्टिक स्पून्स या प्लास्टिक के क्रॉकरीज बहुत ज़्यादा यूज़ में होने लगे हैं, है ना। तो इसके लिए नारायण प्रीस्पति मेड एडिबल कटलरी मेड आउट ऑफ अ ग्रेन, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक स्पून्स की जगह एडिबल मतलब ऐसी चम्मचें या ऐसे सामान बनाए जो इजीली खाए जा सकते हैं, ठीक है। दीज स्पून्स कैन बी ईटन, और इन चम्मचों को खाया भी जा सकता है। एंड इवन इफ दे आर नॉट ईटन दे विल ईजिली डिकम्पोज इन द सॉइल एंड रिस्ट इट। तो बच्चों अगर इन्होंने ये जो चम्मचें बनाई हैं प्लास्टिक का अल्टरनेटिव्स, इन्होंने क्या बनाया, प्लास्टिक चम्मचों का अल्टरनेटिव्स बनाया ग्रेन्स की कटलरी, है ना। ग्रेन्स की कटलरी बनाया, मतलब इनको आसानी से खाया भी जा सकता है और ये बहुत ही ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे नेचर में भी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये थे हमारा आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करेंगे। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इसका पार्ट 2, है ना। इसका जो सेशन 2 होगा वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर आप इस पर एक्सेस करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सारे टीचर्स के, यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी, आप इम्पॉर्टेंट MCQs लगा सकते हैं और आपको सारे रिवीजन नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हमारी ई बुक लॉन्च हुई है इसका छोटा सा प्राइस रखा गया है ना, बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप इसमें मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट के बाद ये ई बुक्स मैक्सिमम 25 to 30 रुपीज़ में ये आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप MCQ टेस्ट लगाते हो मल्टीपल स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पर आप अपनी रैंक भी जान पाओगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो बच्चों, सभी बच्चों में, तो आपको एजुग्रोन की साइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों इस वेबसाइट को एक बार एक्सेस ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम ये सेशन ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। थैंक यू।